हमें डरना नहीं, हमें डटना है, हमें बिखरना नहीं, हमें संवरना है। हे गाइस, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट की तरफ से मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सहयोगी उधम सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता है। मैं आपको बता दूं, कल क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का मैंने हमारे आसपास के पदार्थ का पहला लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, जिसमें मैंने आपको पदार्थ क्या होता है और पदार्थ में निहित जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके विषय में आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वह कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जा कर के पहला लेक्चर देख लें। फिर उसके बाद आप जो है अगले लेक्चर, जो आज की दूसरा लेक्चर है, मैं उसे बताने जा रहा हूं और आप उसे अच्छे तरीके से गहनता से पढ़िएगा। तो आइए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैप्टर का नाम था क्या बेटा? हमारे आस पास के पदार्थ। चैप्टर का नाम था बेटा हमारे आसपास के पदार्थ। मैं आपको बता दूं, मैं इसके विषय में आपको कल पदार्थ क्या होता है उसके विषय में बड़ी ही सरलता से, बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, उस बात को फिर से आपके जहन में डालना चाहूँगा ताकि आपको फिर से वह एक बार रिपीट हो सके। मैंने पदार्थ के लिए कहा था बेटा क्या, किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, सड़कें, दीवार, साइकिल, बाइक इत्यादि ना। तो क्यों होता है कोई पदार्थ जो है, कोई वस्तु पदार्थ क्यों होता है? मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया है। आइए चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पर। तो आज का मेरा टॉपिक है पदार्थ के स्वरूप। पदार्थ के मतलब बेटा हेडिंग है आपका पदार्थ के स्वरूप, अर्थात पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं बेटा उसका क्या रूप है, कैसे बना है, कैसे बना है। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि यह जो मार्कर है ये किससे बना है, तो आपका अंततः आंसर होगा सर प्लास्टिक से, सर प्लास्टिक से। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेटा यह सरासर गलत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सरासर गलत है। तो सर क्या है? तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये किससे बनी है, अर्थात पदार्थ जो होता है ये किससे बना है। स्वरूप का मतलब होता है, स्वरूप का मतलब वो किससे बना है, कोई चीजें किससे बनी है वही उसका क्या है, स्वरूप है। ठीक है बेटा। तो मैं आपको रूबरू करा दूं, मैं आपको बता दूं स्वरूप, जो पदार्थ का स्वरूप होता है बेटा वो पदार्थ के केवल 2 स्वरूप होते हैं। कौन सा? एक तो होता है भौतिक स्वरूप। पहला, पदार्थ के कितने स्वरूप लिखिएगा बेटा? पदार्थ के 2 स्वरूप
होते हैं। पदार्थ के कितने स्वरूप होते हैं बेटा? दो। पहला कौन? पहला लिखिएगा बेटा। पहला लिखेंगे भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, और दूसरा लिखेंगे बेटा रासायनिक स्वरूप। पदार्थ के कितने स्वरूप होते हैं बेटा? तो पदार्थ के मात्र दो स्वरूप होते हैं। पहला क्या? भौतिक स्वरूप। दूसरा क्या? रासायनिक स्वरूप। तो क्या होता है भौतिक स्वरूप? तो देखिए बेटा, आपके इस चैप्टर में केवल भौतिक स्वरूप की चर्चा की गई है। रासायनिक स्वरूप की चर्चा अगले अध्याय में बड़े ही गहनता से सीखेंगे, लेकिन यहाँ आपको केवल भौतिक स्वरूप ही पढ़ना है। इसलिए हम अपना समय न जाया करते हुए भौतिक स्वरूप पर आते हैं। भौतिक स्वरूप होता क्या है? भौतिक स्वरूप का मतलब भौतिक मीन्स भौतिक स्वरूप का मतलब है कोई चीजें बाहर से आपको कैसी दिख रही, किसी भी चीज का बाहरी भाग, किसी चीज का बाहरी भाग, कोई भी चीजें बाहर से आपको जैसी दिख रही हैं वही उसका क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने कहा ये मार्कर है, मैंने कहा ये मार्कर है। अगर आपसे मैं सवाल करना चाहूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेटा कि इस मार्कर का कलर कैसा है, तो मुझे लग रहा है आप बताएंगे सर ब्लैक, सर ब्लैक, और वास्तव में ब्लैक है ही। तो आपने कहां से पता किया? आप इसके बाहर से देखे ना, इसका कलर क्या है? ब्लैक है। तो इसलिए आपने बताया कि इस मार्कर का कलर क्या है? ब्लैक है। तो यही उसका क्या है? भौतिक स्वरूप। काला होना क्या है बेटा? इसका भौतिक स्वरूप है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि यह किस अवस्था में है, किस अवस्था में मतलब क्या? यह कठोर है यानी ठोस है, कि द्रव है, कि गैस है, तो आप कहोगे सर छूने दीजिए, सर छूने दीजिए। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, छू सकते हैं। आपने क्या किया? इसे टच किया, आपने इसे क्या किया? टच किया और बताया सर ये जो मार्कर है ये कठोर है यानी ठोस है। आपको कैसे पता चला? बाहर से ही तो पता किए आप, बाहर से ही पता किए ना। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु का जो बाहरी रूप होता है वही क्या होता है? उसका भौतिक स्वरूप होता है। तो इसका ठोस होना बेटा क्या है? इस मार्कर का भौतिक स्वरूप है। क्लियर है कि नहीं बेटा? बातें क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ना? हाँ। तो लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? मार्कर की बात तो नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस संसार में उपस्थित सभी पदार्थों के भौतिक स्वरूप की। इस संसार में उपस्थित पदार्थ के सभी भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? अर्थात कोई भी पदार्थ जो होता है ये कैसे बना होता है? कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? जैसे मान लीजिए आप कार देखें, आप बाइक देखें, आप कोई भी वाहन देखें, कोई चेयर देखें, कुर्सी, मेज, टेबल, बेंच, कैमरा, लैपटॉप आप देखें। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बना किससे है, ये बना किससे है, तो आप जाहिर सी बात है आप आंसर देंगे लकड़ी से बना है, प्लास्टिक से बना है, पत्थर से बना है, और ईंट से बना है। यही तो जवाब होगा आपका। क्यों बेटा? लेकिन नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है संसार की जितने भी वस्तुएं होती हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्या बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु या अणु कहा जाता है। तो आप यहां लिखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, परमाणु या अणु कहते हैं। लेकिन सर मैं कैसे मानूं, कि आप सही कह रहे हैं? तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको वहां से जोड़ के बताऊंगा, आपके व्यवहार से जोड़ के बताऊंगा, और मुझे लग रहा है मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, व्यवहार से मैं जोड़ना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लिखिएगा भौतिक स्वरूप, यानी सभी पदार्थ संसार के या जगत के, कुछ भी, संसार के सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु या अणु कहा जाता है। मैंने क्या कहा बेटा, कि कोई भी पदार्थ होता है, दुनिया की सभी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु या अणु कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सभी वस्तुएं परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा परमाणु क्या होता है, तो मैंने यहाँ आपको बताया, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिस अत्यंत सूक्ष्म कणों से, जिस अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वही क्या होता है, परमाणु होता है। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो मान लीजिए आपके पास ईंट है, ब्रिक्स है। मैंने कहा ईंट को आप तोड़ दीजिए, ईंट को आप क्या करेंगे, तोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ईंट को तोड़ेंगे। मैंने कहा कि और तोड़ दीजिए, आप कहेंगे सर तोड़ लिया। मैंने कहा और तोड़ लीजिए, आपने कहा तोड़ लिया। मैंने कहा और तोड़ दीजिए, आप कहेंगे सर कितना तोड़े। आप कहेंगे सर कितना तोड़े, तो मैं कहूंगा आप तब तक ईंट को तोड़ते रहिए, जब तक आप उसके एक हिस्से को तोड़ ना सके। ऐसा पार्ट मिल जाए आपको जिसे आप तोड़ ना सके, वही पार्ट जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो सबसे छोटा पार्ट निकला है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, परमाणु कहेंगे। तो क्या है, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि सभी वस्तुएं या सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या बेटा, सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहूंगा। क्या मान लीजिए बेटा, आपके पास आपके पास कोई बीकर है, बीकर का मतलब क्या है? बीकर का मतलब जब आप
साइंस की लैब में जाएंगे तो वहाँ एक बर्तन रखा होता है, एक पात्र रखा होता है जिसे आप बीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकर बोलते हैं। तो आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में बेटा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर। और कितना भरा हुआ है? 100 ml। कितना भरा हुआ है? 100 ml वाटर डला हुआ है। तो जहाँ तक डला हुआ है 100 ml, जहाँ तक वाटर है, मैं उसे चिन्हित कर देता हूँ। मैं उसे क्या कर देता हूँ? चिन्हित कर देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ तक 100 ml बेटा वाटर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आप एक बीकर और ले लीजिए, दूसरी बीकर लीजिए, तीसरी बीकर लीजिए, चौथी बीकर ले लीजिए। ठीक बेटा। सर क्या कर रहे हैं सर? आज कोई पार्टी रखने वाले हैं क्या? नहीं बेटा नहीं, आपको समझाना है, आपको समझाना है, दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं। यहीं से देखो, मैं समझा पाऊंगा, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाऊंगा। देखो मैं जोड़ना चाह रहा हूं। क्या बेटा? आपके पास 100 ml वाटर इस पात्र में भरा हुआ है। मैं क्या किया, इसमें भी वाटर भर देता हूं। ठीक है बेटा। ये क्या है? क्या इसमें? वाटर। ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पदार्थ लेता हूं। क्या पदार्थ लेता हूं? जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने, आप वो जब होली आता है, होली तो आप होली खेलते हैं ना, तो रंग लगाते हैं एक दूसरे को। तो वहां से मैंने एक काम किया, कोई कलर ही ले लिया। मैंने मान लीजिए एक कलर ले लिया, लाल कलर का, एक थोड़ी सी लाल कलर की थोड़ी सी मात्रा मैंने लिया, और इस पात्र में मैंने उसे डाल दिया। इस पात्र में मैंने उस कलर को क्या कर दिया बेटा? रेड कलर लिया है। कौन सी? रेड कलर लिया है। और इस रेड कलर को मैंने उसकी कुछ मात्रा, रेड कलर की कुछ मात्रा मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है बेटा? डाल दिया है। तो मुझे बताइए, जो वाटर का कलर है, जो पानी का कलर है, चेंज होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, चेंज हो जाएगा। मैं आपसे सवाल करूंगा कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो मुझे जवाब आएगा सर वाटर का कलर रेड आ जाएगा। बिल्कुल हाँ सर, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है सर। अब क्या होगा? मैंने कहा एक काम करिए, एक पात्र और लीजिए जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब, जिसे हिंदी में कहा जाता है परख नली। एक कांच की छड़ होती है जो लैब में रखा हुआ होता है, उसे कहा जाता है परख नली या टेस्ट ट्यूब। तो मैंने यहां से एक टेस्ट ट्यूब भी लिया है, जो कुछ इस प्रकार होता है। तो मैंने टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, यानी परख नली के माध्यम से, ये मान लीजिए परख नली का जो आयतन है, कहने का मतलब इस परख नली में 10 ml, कितना बेटा? 10 ml वाटर आ सकता है। इस परख नली में 10 ml वाटर आ सकता है। ठीक है बेटा। आप कहेंगे हाँ सर। मैंने कहा कि आप ये टेस्ट ट्यूब यानी परख नली उठाइए, और इस पात्र में जो 100 ml यानी रेड कलर का जो वाटर है, इसमें से आप जो है 10 ml वाटर निकाल दीजिए। आप कहेंगे परख नली से निकालेंगे, यहां से परख नली से निकालेंगे, और मैं कहूंगा कि इसमें डाल दीजिए, और इसमें बेटा 90 ml यानी 90 मिलीलीटर वाटर है, और इसमें से आपने क्या किया था? 10 ml क्या
रेड कलर से घुली हुई वाटर को आपने इसमें डाल दिया। डाल दिया? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सर डाल दिए। तो क्या हुआ सर? अब मुझे ये बताओ, आप बताएंगे क्या हुआ। आप मुझे ये बताओ, क्या इस वाटर का कलर भी रेड हो गया? क्या इस वाटर का कलर भी रेड हो गया? आप कहेंगे हाँ सर रेड तो हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैंने इसमें से उस कलर की सारी मात्रा इसमें उड़ेल दी? आपने कहा नहीं सर, केवल इस हिस्से का 10वां भाग, इस हिस्से का केवल 10वां भाग आपने इसमें डाला है, लेकिन फिर भी इस वाटर का कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। ये बात है कि इसका जो कलर होगा थोड़ा फीका होगा, लेकिन इसका जो कलर होगा डार्क होगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब तीसरी बार आप क्या करेंगे? ये किस लिए है सर? फिर मैं बताता हूं। फिर ये जब 10 ml आपने इसमें डाला, 10 ml जब आपने इसमें डाला तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? कितनी हो गई बेटा? +10 यानी 100 हो गई कि नहीं? लेकिन इसमें जो कलर की मात्रा है, कलर की जो मात्रा है 10 ml तो है। हाँ सर। अब क्या किया मैंने? क्या किया, अब इस पात्र में से, दूसरे वाले बीकर में से मैंने इसी परख नली से, इसी टेस्ट ट्यूब से 10 ml वाटर निकाला। 10 ml वाटर निकाला। कौन सा वाटर? रेड कलर का वाटर। यहां से निकाला और अगले बीकर में मैंने फिर से 10 ml डाल दिया। तो मुझे ये बताओ, फिर से इस पात्र का जो वाटर था उसका कलर कैसा हो गया बेटा? आप कहेंगे सर फिर से रेड हो गया, लेकिन अंतर यह है कि इसका ज्यादा डार्क है, फिर ये फीका है, फिर इसके बाद इससे भी फीका ये है। कहने का मतलब इससे भी फीका ये है, ये डार्क है, ये सबसे डार्क है। फिर मैं कहूंगा कि इसमें से 10 ml और निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो आप कहेंगे कि इसका भी कलर क्या हो गया? रेड हो गया। इसका भी कलर क्या हो गया? रेड हो गया कि नहीं? लेकिन अंतर यह है कि सबसे ज्यादा फीका यानी सबसे ज्यादा लाइटली बेटा हल्का रंग किसका है? इसका ना। इस पात्र का सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे सवाल करूंगा सबसे हल्का कलर किस बीकर में है, तो आपका जवाब आएगा सर फोर्थ में। सर फोर्थ में सबसे फीका आया है और सबसे डार्क किसमें आया है? फर्स्ट में सर। तो इससे क्या हुआ सर? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बेटा कि जो कलर था, जो कलर का पाउडर था, कलर का चूर्ण था, यहां देखिए, यहां उसकी मात्रा अधिक थी, यहां उसकी मात्रा अधिक थी, लेकिन इसमें से आप 10 ml लिए तो इसकी मात्रा में क्या कमी नहीं आई? कमी आई ना। तो आप कहेंगे हाँ सर कमी तो आई, लेकिन वाटर का कलर क्या हो गया? वाटर का कलर फिर भी क्या हो गया? रेड हो गया। कहने का मतलब वो जो रेड कलर का पाउडर था वो एक पदार्थ था, तो जो पदार्थ था ये इसमें जब गया तो घुल गया, तो इसमें से मैंने जब निकाला तो 10 ही ml तो निकाला, लेकिन 10 ml निकल करके जब आया तो वह और खंडों में डिवाइड हो गया, और खंडों में डिवाइड कर वह वाटर के परमाणुओं को भी क्या कर दिया? रेड कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ वह रेड कलर का जो पाउडर था बेटा खंडित हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर खंडित हुआ। फिर दूसरी बात, जब यहां से आप निकालेंगे 10 ml, फिर जब यहां से निकालेंगे तो इसका आप कौन सा हिस्सा, इसका आप बेटा कौन सा हिस्सा, 1/5वां हिस्सा आप इसमें डाल रहे हैं, तो इसका भी कलर फीका हो रहा है, लेकिन लाल तो हो रहा है ना। तो कहने का मतलब इसकी जो मात्रा थी, यानी इसके रेड कलर का जो पाउडर था वह और खंडों में डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सर डिवाइड हुआ। फिर इसी प्रकार वह डिवाइड होता गया और वाटर को क्या करता गया? रेड करता गया। तो मुझे ये बताओ, अगर उस कलर पाउडर का अगर अणु यानी परमाणु या छोटे छोटे खंडों में विभाजन ना हो पाता, तो मुझे ये बताओ क्या वह पानी को कलर कर पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो वैसे की वैसे बना रहता ना, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को खंडों में डिवाइड करता गया और तब तक करता रहेगा जब तक बेटा उस परमाणु का
अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाता, उस परमाणु का अस्तित्व यानी परमाणु की जो छोटे छोटे कण हैं वह अगले परमाणु में समाहित होना ना बंद कर दे, समाहित होना बंद कर दे, वह तब तक उसे कलरफुल करता रहेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ समझ में आया? ठीक है बेटा। नहीं तो आप जब बचपन में, दूसरी बात यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और मौखिक मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप बचपन में जब खेलते हैं, बचपन में जब या खेल रहे होते हैं तो क्या होता है, आप मिट्टी का कुछ टुकड़ा लें और उस मिट्टी को किसी साफ वाटर में या क्लीन वाटर में आप डालेंगे तो जो क्लीन वाटर है गंदा हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, गंदा हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, उस गंदे पानी की यानी डर्टी वाटर की कुछ मात्रा लीजिए और फिर से किसी क्लीन वाटर में डाल दीजिए, तो क्या होगा, फिर से वह जो क्लीन वाटर है फिर से वह क्या हो जाएगा, दूसरा भी डर्टी हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सर। तो क्या हुआ, तो उसमें भी मिट्टी का टुकड़ा क्या हुआ, मिट्टी की जो पहला तो घुल गया, वो कई खंडों में डिवाइड हो गया। फिर आपने जब उसे उठाकर दूसरे में डाला तो उसके भी खंड हो गए, क्या हो गए, तो डिवाइड होते चले गए और तब तक होते रहे जब तक वह परमाणु दूसरे वाले परमाणु में समाहित होना बंद ना कर दे ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है या कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो क्लियर है सर? ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपके समस्याओं का सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आइए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन सर जो पदार्थ है उसके जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं, वास्तव में कितने छोटे होते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो भी पदार्थ है, चाहे वह कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, दीवार हो, साइकिल हो, गाड़ियाँ हो, लैपटॉप हो या आपका ये डिजिटल बोर्ड हो, कुछ भी हो, वह सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप अब ये ना कहिएगा कि पदार्थ सर प्लास्टिक से बना है, सर ये लोहे से बना है। वास्तव में लोहे से बना है, लेकिन लोहे के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कहेंगे कि ये लोहे के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ अगला टर्म हमारा आता है पदार्थ के जो कण हैं कितने छोटे होते हैं सर, बताइए। तो बेटा अभी आपको एक्टिविटी बताया मैंने, 10 ml और 100 ml का वाटर लिया था और उसमें मैंने कलरफुल पाउडर डाला था। तो वो क्या होता गया था, उसके जो कण थे यानी कलर पाउडर के जो कण थे वह क्या टूटते गए और इतना टूटते गए जब तक एक टाइम ऐसा आया होगा कि पानी का जो है कलर वह रेड होना बंद हो गया होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर जरूर आया होगा। तो वही क्या हुआ कि उसके कण जो है अब उस पानी में इतने छोटे हो गए हैं कि अब वो घुल नहीं सकते, अर्थात पानी को कलरफुल नहीं कर सकते हैं। वही जो कण है बेटा, वह
इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि उसे आप जो है आंखों से देख नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं परमाणु इतना छोटा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों बेटा? तो आप लिख लीजिए, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है बेटा, तो परमाणु इतने छोटे होते हैं, अर्थात जो भी पदार्थ बेटा बना होता है वह इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर लाखों करोड़ों कणों से मिलकर बना होता है। इसलिए आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी पदार्थ में कितने कण हैं। किसी पदार्थ में आपका बेटा एक रेत है, रेत में भी छोटे छोटे कण होते हैं। रेत भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कण होता है यानी परमाणु होता है उसे आप नग्न आंखों यानी खुली आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। खुली आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, अब चर्चा करते हैं हम अगले टॉपिक पर। हेडिंग बनाइएगा बेटा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। हेडिंग है बेटा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। जो संसार में बेटा जो पदार्थ उपस्थित है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु लोहा प्लास्टिक या कुछ भी जो उपस्थित है उसका क्या गुण होता है, अभिलाक्षणिक का मतलब बाहरी गुण। उसका क्या बाहरी गुण होता है ना? तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं आउटर प्रॉपर्टी की बात करना चाहूं, बाहरी गुण की बात करना चाहूं, तो क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका जो बाहरी गुण है, तो आप कहेंगे इसका जो कलर है इसका बाहरी गुण है, इसका जो कठोरता है यानी इसका जो ठोस होना यह क्या है? बाहरी गुण है। लेकिन जो ओवरऑल पदार्थों का जो बाहरी गुण होता है यानी बाह्य प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है सर? बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें लिखिएगा पदार्थ के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो एक ही नहीं बेटा, इसका जो पदार्थ होता है इसका केवल एक ही गुण नहीं बल्कि कई गुण होते हैं। तो आप लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप लिखिएगा पदार्थ के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो पहला आप लिखिएगा बेटा,
पहला, पदार्थ के कण पदार्थ के कण या पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है। पहला क्या है बेटा? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है आपके जहन में बेटा बस जाएगा। तो दूसरा आप लिखिए, पहले लिखिए फिर उसके बाद समझाएंगे। दूसरा है बेटा, पदार्थ के कणों में निरंतर, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक बेटा। तीसरा आप लिखिए, पदार्थ के कणों के बीच कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण पाया जाता है। ठीक बेटा। पदार्थ, हाँ, तो मैंने बताया कि जो पदार्थ है यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं बेटा, उसके क्या अभिलाक्षणिक गुण है, उसमें ऐसी क्या खास बातें होती हैं ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आपका दोस्त है, आपका भाई, आपका बहन, कुछ भी, कोई भी है, तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ या खराबियाँ पाई जाती है। आप देखेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे उसके पास क्या भाषाई गुण हो, कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से वह बात कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बोल सकता है, या पढ़ने में बहुत तेज हो ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण पाया जाता है। या वो बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत अच्छे गीत गा सकता है ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो पदार्थ हैं, क्या बेटा, जो पदार्थ हैं उसके अंदर क्या गुण होते हैं, क्या बाहरी गुण होते हैं, तो सर बताइएगा। तो उसके अंदर बेटा इस चैप्टर में 3 प्रॉपर्टियां बताई गई हैं, और पहला कौन सा है नोट करिएगा। पदार्थ के कणों के बीच जो पदार्थ होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो पदार्थ है वो लाखों करोड़ों कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ही आपका ये मार्कर है, तो ये एक ही प्रकार के कई कणों से मिलकर बना होता है। जिसे आप परमाणु कहते हैं, तो आप कह सकते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका क्या गुण है, तो ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं बेटा, जो उसके अंदर कण है जिससे वो बना है पदार्थ ना, तो पदार्थ जिससे बना है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कहने का मतलब ये जो मार्कर है, इसके जो कण है, इस मार्कर में जो छोटे छोटे कण हैं, आप देखेंगे इस कणों के बीच, जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, ये कोई आपके पास कण है, किसी पदार्थ का एक परमाणु या कण है, तो इस कण में ये बेटा खाली स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? ये रिक्त स्थान ही तो है। ये क्या है? रिक्त स्थान है ना। ये क्या है? रिक्त स्थान। तो ये जो
जो परमाणु होता है यानी जो कण होते हैं उनके बीच में बेटा, उनके बीच में क्या होता है, हमेशा रिक्त स्थान होता है। तो यही पहला गुण ये होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। सर कैसे मान लें, सर कैसे मान लें, सर बताइए कैसे होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहां से जोड़कर बताऊंगा जहां से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो पहला बेटा आप ये पहले नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, अब पहली हेडिंग बनाइए आप। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हेडिंग बना लीजिए। यही मत लिख लीजिए, जैसे मैंने इरेज कर दिया ऐसे आपको नहीं करना है कि आप अपनी कॉपी फाड़ दीजिए, नहीं। अब देखो इसमें आप हेडिंग बना लीजिए इसे। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान होता है यानी खाली स्थान होता है। सर मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि रिक्त स्थान होता है, आप यूं ही कुछ भी बोल देंगे? नहीं सर, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से मैं बताकर दिखाकर कहूंगा, फिर आप कहोगे हाँ सर सही बात है। वैज्ञानिक सिद्धांत के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, आपके दैनिक जीवन से, आपके दिनचर्या के जीवन से जोड़कर बताना चाहूंगा। क्या बेटा एक एक्टिविटी करते हैं क्या, कि मान लीजिए आप एक बीकर लेंगे। अभी मैंने चर्चा किया था बीकर होता क्या है, अभी मैंने चर्चा किया था बीकर क्या होता है। तो एक पात्र है, एक बर्तन है, मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया। हाँ सर ले लीजिए, बिल्कुल ठीक, मैंने ले लिया। ठीक है सर, इस बीकर में, इस पात्र में मैंने क्या वाटर भर सकता हूं? हर बार सर वाटर ही डालते हैं, वाटर डाल सकता हूं, हर बार सर वाटर ही डालते हैं। कुछ और ले लीजिए, क्या ले बेटा, मिल्क ले लेता हूं। क्या, मिल्क यानी दूध लेता हूं। कितना बेटा, मान लीजिए इसमें मैंने टू लीटर, टू लीटर क्या है बेटा, चीनी, ओ सॉरी 2 लीटर दूध, मिल्क है ना। मैंने क्या लिया, इस बीकर में मैंने 2 लीटर मिल्क डाल दिया है। ठीक है सर, क्या सर आज कुछ अच्छा होने वाला है क्या, आज सर कुछ तैयार करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गुड़िया, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, और इतना बेहतर होगा कि मीठा हो जाएगा। देखिए बेटा क्या होता है, मैंने इसमें 2 लीटर मिल्क लिया है। बिल्कुल सर ले लीजिए। अब क्या करेंगे सर, अब मैंने क्या कहा कि इसमें आप जो है चीनी की कुछ मात्रा लीजिए। क्या, चीनी की कुछ मात्रा लीजिए। मैंने कहा, आपने कहा सर ले लीजिए। मैंने मान लीजिए सर क्या बना रहे हैं, बता रहे हैं क्या बना रहा हूं। ठीक है बेटा, मान लीजिए इस पात्र में क्या है, शुगर है यानी चीनी है, जिसे चीनी को कहा जाता है शर्करा भी कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है, शर्करा भी कहा जाता है। तो मैंने इसमें ले लिया है शुगर, और इस पात्र में से मैंने 20 ग्राम, कितना बेटा, 20 ग्राम,
20 ग्राम शुगर निकाला और निकाल करके इस पात्र में डाल दिया। सर डाल दीजिए। हाँ सर, कितना? 20 ग्राम शुगर मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या शुगर का स्वाद कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा? बिल्कुल सर मीठा हो जाएगा। लेकिन आप मुझे कॉन्सेप्ट बताइए बेटा, क्या जब 2 लीटर मिल्क था उसमें जब आप चीनी की थोड़ी सी मात्रा डाले, तो मुझे ये बताओ इस मिल्क का जो आयतन था, यानी इस जो मिल्क का जो मात्रा था, उसमें इंक्रीजिंग होनी चाहिए कि नहीं? उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सर इसमें 2 लीटर दूध गया और उसके बाद 20 ग्राम चीनी गया, यानी शुगर गया। तो कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये बेटा कितना हो जाना चाहिए? 2 लीटर से बढ़कर कुछ हो जाना चाहिए। 2 लीटर से बढ़कर इसकी मात्रा में कुछ इंक्रीजिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप घर पे जाकर देखिएगा बेटा, कोई किसी पात्र में आप मिल्क लीजिए और उस मिल्क में चीनी की कुछ मात्रा डाल दीजिए और फिर से आप जो है उसका पैमाइश करिए, उसकी माप कीजिए। आप देखेंगे, पाएंगे जो दूध की मात्रा थी वही जो पहले थी वही चीनी डालने के बाद भी रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है कि ऐसा हुआ? तो इसलिए बेटा मैंने चर्चा कर रहा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। तो मिल्क हमारा पदार्थ है ना, मिल्क क्या है? पदार्थ है। तो दूध यानी मिल्क के कणों के बीच क्या होगा? खाली स्थान होंगे, रिक्त स्थान होंगे। जाहिर सी बात है, होंगे ना। अब क्या होगा? रिक्त स्थान होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात नहीं है, अभी जाहिर हो जाएगा। क्या? मिल्क के कणों के बीच क्या है? खाली स्थान है। तो क्या हुआ? आपने जब चीनी की मात्रा इसमें डाली तो चीनी को आपने क्या कर दिया? उसे घोल दिया। उसे क्या कर दिया? घोल दिया। तो जब उसकी मात्रा पूर्ण रूप से घुल गई तो आप देखेंगे वो जो चीनी था गया कहाँ? चीनी था जो गया कहाँ? अगर इसमें आप डाले हैं तो दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना, लेकिन दूध की मात्रा वही है, लेकिन फिर चीनी कहाँ गया? फिर चीनी कहाँ गया? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर चीनी कहाँ चला गया? तो वही है, चीनी वहां गया। इस मिल्क के परमाणु यानी छोटे छोटे कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, वह बेटा शुगर के परमाणु यानी शुगर के छोटे छोटे कण उसी में जाकर के क्या हो गए? समाहित हो गए उसी में। जैसे मान लीजिए ये दूध का कण है ना, ये मिल्क का कण है। जैसे ही आपने चीनी डाला, जैसे ही आपने इसमें शुगर प्रवेश करवाया, तो जो शुगर के कण थे इसके अंदर जाकर के क्या हो गए? समाहित हो गए। इसके अंदर जाकर के क्या हो गए? समाहित हो गए। तो मुझे ये बताओ, इसकी मात्रा में इंक्रीजिंग हुई? नहीं, ये तो अपने अंदर सोख लिया ना, उसे एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो इसलिए आप कह सकते हो क्यों एब्जॉर्ब कर लिया? क्योंकि उस मिल्क के कणों के बीच क्या था? खाली जगह था, रिक्त स्थान था, इसलिए चीनी के कणों को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है बेटा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप स्टोर पे जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब एक इनो का पैकेट दीजिए, और इनो के पैकेट को आप क्या करते हैं? घोलते हैं, उसमें जल्दी से घोल लेते हैं। और घोलने के बाद आप देखेंगे उसमें से क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन के कुछ टाइम बाद उसके साइज में तो बढ़ोतरी होती है। एक बार उसमें से किसके कारण? केमिकल रिएक्शन के कारण बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि पानी की मात्रा, मान लीजिए उसे आप ऐसे रख दीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब उनके बीच रिएक्शन समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जितनी पानी की मात्रा थी, जितनी इनो डालने के पहले पानी की जितनी मात्रा थी, इनो डालने के बाद भी उतनी ही पानी की मात्रा रह जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनो के कण बेटा पानी में जाकर वाटर के परमाणु यानी वाटर के कणों के बीच क्या हो गए? जाकर के समाहित हो गए।
इसलिए आप कह सकते हैं, और क्यों समाहित हुए, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, इसलिए आप कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल सर, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा, हर समस्याओं का सॉल्यूशन, हर समस्याओं का निर्धारण यहाँ किया जाएगा। ठीक है बेटा, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप नमक और वाटर लीजिए। अगर वाटर में नमक घोलते हैं तो क्या होता है, तो वह वाटर के परमाणुओं के बीच या वाटर के छोटे कणों के बीच जो साल्ट होता है, नमक होता है, नमक के कण क्या होते हैं, जाकर के उसका जगह ले लेते हैं, उस खाली स्थान का क्या कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं और उस स्थान को भर देते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूं, मैं आपके दैनिक जीवन से जोड़ के बता पा रहा हूं और आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं अगले वीडियो में आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहूँगा। आइए अब चर्चा करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, हेडिंग बनाइए दूसरा, इसी का दूसरा, क्या दूसरा था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यही बताया था ना। जो संसार की जितनी भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, मैंने कहा उसमें क्या होता है बेटा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उसके अंदर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के जो कण होते हैं, उसमें बहुत सारे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कण हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूवमेंट यानी गति करते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरा हाथ यहाँ है, तो वो उसके जो कण है बेटा हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये क्या है सर, तो ये पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। सर गजब है, सर गजब है, बताइए कैसे? मैं नहीं मानता कि आप सही कह रहे हैं, तो आइए आपके दैनिक जीवन से जोड़कर बताना चाहूंगा। क्या बेटा, आप फिर से एक बेकर लीजिए, देख लीजिए बेटा, एक्टिविटी के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। आप क्या करेंगे, कुछ भी बाल्टी कुछ भी ले लीजिए। आपने क्या ले लिया है, 2 बीकर यानी 2 बाल्टी ले ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ठीक है बेटा, मैंने इन 2 पात्रों में वाटर डाल दिया है, जल, कितना, कुछ भी मात्रा ले लीजिए, जरूरी नहीं है। क्या लिया, जल, ठीक है बेटा, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, हाँ सर। अब इस जल में मैं क्या डाल देता हूँ, मिट्टी का टुकड़ा डाल देता हूँ। क्या बेटा, सूखी मिट्टी का टुकड़ा डाल देता हूँ, यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें आप देखते होंगे मम्मी जी
या आपकी बड़ी बहन या कोई भी जब कपड़े धुलते हैं तो उसे सुंदर ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों में उसे सुंदर दिखाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए उसे क्या किया जाता है कि उसमें नील डाल दिया जाता है। क्या नील डाल दिया जाता है, आपने देखा है ना। तो इसमें मान लीजिए मैंने डाल दिया है बेटा क्या नील, क्या डाला है नील डाल दिया मैंने। इसमें क्या किया, इसमें नील का लिक्विड या नील का पाउडर डाल दिया है और जबकि इसमें मैंने मिट्टी के कुछ टुकड़े, क्या सूखी मिट्टी के कुछ टुकड़े डाल दिए। हाँ सर डाल दिए। अब क्या हुआ सर, तो आप देखेंगे क्या बेटा, आपने कुछ एक्टिविटी करना नहीं है, केवल आपको इसमें मिट्टी का टुकड़ा डाल देना है और इसमें नील का पाउडर डाल देना है। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें जो मिट्टी आपने डाला है कुछ टाइम बाद क्या तुरंत ही इस मिट्टी में से मिट्टी के छोटे छोटे कण बेटा निकलना चालू हो जाएंगे और वाटर को डर्टी कर देंगे, पानी को क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे। मुझे आप ये बताओ, जो मिट्टी का टुकड़ा है क्या आप इस पात्र के अंदर घुस करके इस मिट्टी को कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तब इससे निकल रहा है, तब इससे जो है छोटे छोटे कण निकल रहे हैं? नहीं, आपने मिट्टी को डाल करके छोड़ दिया है, लेकिन आप देखेंगे इस मिट्टी के टुकड़े से छोटे छोटे कण बेटा क्या करते हैं, मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। वो ऊपर की तरफ इधर आसपास मतलब चारों तरफ मूवमेंट करना, क्या गति करना चालू कर देते हैं कि नहीं। आप अगर नहीं देखें तो घर पे ये करके देखिएगा और ऐसा बिल्कुल होगा। और दूसरी बात, जब आप इसमें जैसे ही नील का पाउडर डालेंगे तो आप देखेंगे जो नील का पाउडर है बेटा वो जल्दी थोड़ी ही देर में बेटा उसके नील के पाउडर के जो कण हैं वह पानी के अंदर मूवमेंट करते हुए पूरे पानी को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे कि नहीं बेटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देंगे। तो वहां जो नील के पाउडर के छोटे छोटे कण हैं बेटा, क्यों इसको नीला कर दिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मूवमेंट हो रही है। वो एक दूसरे से आप देखेंगे उसके कण यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा और इसमें जल में बेटा आपको मिट्टी के जो कण हैं वो क्या दिखाई देंगे, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और उसी गति के कारण उस वाटर को क्या कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आपको जिंदा एग्जाम्पल देते हैं बेटा। क्या ये एक्टिविटी अगर समझ आई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो और ठीक है। अगले एग्जाम्पल पर आप अच्छे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। क्या बेटा, मान लीजिए ले चलते हैं कहां, ले चलते हैं बेटा आपके घर में। मान लीजिए आपकी मम्मी जी पूजा करने वाली हैं, भगवान से प्रार्थना करने वाली हैं कि हमारा बच्चा सफल हो जाए और मैं भी और हमारा ब्रांच भी ये कामना करता है कि आप सफल हो जाएं। तो मम्मी जी आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा बच्चा सफल हो। तो उसके लिए भगवान को मनाने के लिए वो अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा अगरबत्ती ले लीजिए तो दुकान से। तो लड़का गया, अगरबत्ती लेकर आया और अगरबत्ती को कहा कि उसे पैकेट से निकाल करके यहाँ टेबल पर रख दो। अगरबत्ती को निकाल करके टेबल पर रख दो। आपने क्या किया, अगरबत्ती को टेबल पर रख दिया बेटा। हाँ रख दिया। तो दूसरे कमरे या पास वाले कमरे में ही आपकी एक छोटी गुड़िया बेटा, एक छोटी बहन बैठी हुई। तब तक वो तुरंत क्या अगरबत्ती दूसरे कमरे में टेबल पर रखी हुई है और दूसरे कमरे में आपकी बहन बैठी हुई है। तुरंत ही वो निकल करके आई कि मम्मी कहीं अगरबत्ती रखी हुई है क्या, महक रहा, कहीं अगरबत्ती रखी हुई क्या, वो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। मम्मी जी कहेंगे हाँ बिटिया आ तो रही है,
खुशबू आ तो रही है, लेकिन आपने अगरबत्ती को देखा भी नहीं, वो दूसरे कमरे में था, आप दूसरे कमरे में थी, लेकिन अगरबत्ती का जो सुगंध था वो आप तक पहुंचा। कैसे यहां तक पहुंचा? तो कहीं ना कहीं इसके जो अगरबत्ती के जो परमाणु थे, अर्थात जिन परमाणुओं से अगरबत्ती, जिन परमाणुओं से या जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वही बेटा क्या किया, यहां से मूवमेंट कर रहा था ना, गति कर रहा था। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशीलता होती है, और तुरंत ही बेटा इसके कण मूवमेंट करने लगे, मूव कर रहे थे और मूव करते हुए हवा में जाकर मिले। क्या? हवा में, वायु में जाकर मिले, और वायु आपके नाकों तक पहुंची और आप नाक के माध्यम से उसे महसूस कर सके कि यह अगरबत्ती की सुगंध है। तो कहां से? तो इसके परमाणु मूवमेंट किए ना, यहां से मूवमेंट हुआ, तभी तो आपके नाक तक पहुंचा, हवा के माध्यम से, तभी तो नाक तक पहुंचा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये तो था जब आपने अगरबत्ती को जलाया नहीं था, तब भी बिटिया को पता चल गया कि अगरबत्ती घर में आ गया है। और कैसे आपको पता चला? अभी मैंने आपको बताया, पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं, वही कण मूवमेंट करके आपके नाक तक जा पहुंचे। ठीक है, फिर दूसरी बात, जब मम्मी जी पूजा करना स्टार्ट करती हैं, जब मम्मी जी पूजा करना स्टार्ट करती हैं, तो आप देखेंगे इसके अंदर से धुआं निकलेगा, गैस निकलेगी, और ये गैस जब निकलेगी तो आपके घर वाले नहीं, आपके जो पड़ोसी हैं वो भाग के आएंगे, कहेंगे मम्मी जी पूजा कर चुकी है, मिठाई मिलेगा कि नहीं? मम्मी जी पूजा कर चुकी है, मिठाई मिलेगा कि नहीं? मम्मी जी पूछेंगी कैसे पता चला आपको कि मैंने पूजा किया है? कैसे आपने ये समझ लिया कि अभी अभी मैंने पूजा किया है? तो पड़ोसी बताएंगे कि माता जी आपके घर से अगरबत्ती की सुगंध मेरे घर तक पहुंची और मैं समझ गया कि बस करो, मम्मी जी पूजा कर रही हैं और मिठाई बंटने वाली है। और तुरंत ही वो पहुंचते हैं और मिठाई की डिमांड कर देते हैं और मजबूरन माँ को मिठाई देना पड़ता है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? आपको न मम्मी जी वहां से उठी, न पड़ोसी वहां से उठा, लेकिन अगरबत्ती की सुगंध वहां तक पहुंच गई। अब होता क्या है? लेकिन एक बात यह भी है कि जब अगरबत्ती आई थी तब तो पड़ोसी को पता नहीं चला था, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती जली पड़ोसी को पता चल गया। तब तो पड़ोसी को सुगंध नहीं आया, लेकिन अगरबत्ती जलने के बाद पड़ोसी को पता चला। ये भी तो कॉन्सेप्ट है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा हुआ बेटा कि जब किसी भी पदार्थ के कणों को ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, उसे ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा का मतलब गर्माहट, ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्माहट यानी गर्मी। या किसी भी पदार्थ के कणों में या कणों को जब गर्म किया जाता है तो उसकी गतिशीलता में क्या हो जाता है बेटा? यानी उसके मूवमेंट में बेहतर, ज़्यादा, अधिक परिणाम निकल आते हैं। कहने का मतलब वो ज़्यादा तेजी से गति करने लगते हैं। उसमें गतिज ऊर्जा क्या, पहले देखो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मतलब होता है बेटा कि कोई भी पदार्थ अगर गति कर रहा है तो आप समझ लीजिए गतिज ऊर्जा है। उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। वह गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है अगले टॉपिक पर आपसे चर्चा किया जाएगा। अभी आप यहाँ गतिज ऊर्जा से यही लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या हुआ यहाँ गतिज ऊर्जा यानी बेटा कण के बीच जो मूवमेंट करने की
जो आप कहेंगे कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वह कम थी, इसलिए पड़ोसी के पास उसकी सुगंध नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही आपने इसे जला दिया, आपने इसे जलाया तो इसे ऊष्मा दिए कि नहीं, इसे ऊष्मा दिए कि नहीं, इसे गर्मी दिए कि नहीं, हाँ दिए। तो इसकी जब आपने गर्मी दिया तो इसकी जो मूवमेंट करने की गतिशीलता थी, क्षमता थी, वह क्या हो गई, बढ़ गई। आप ये कह सकते हैं उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। इसलिए यह तेजी से मूवमेंट करके पड़ोसी के नाक तक जा पहुंची और पड़ोसी को पता चल गया। तो आप निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पदार्थ के कण है, यहां भी देख लीजिए बेटा, पदार्थ के कण क्या हुआ, गति तो किया। अगर गति ना करता तो क्या कमरे में बंद बहन को ये पता चलता कि घर में अगरबत्ती आई है? नहीं। क्या पड़ोसी को ये पता चलता कि माँ ने अगरबत्ती के माध्यम से पूजा कर चुकी हैं? नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, वास्तव में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो पदार्थ के कण हैं वह हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरा कॉन्सेप्ट निष्कर्ष ये निकल के आया, लिखिएगा। पदार्थ के कण पदार्थ के कण की गतिशीलता नहीं, ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ताप ना, ताप पदार्थ के कण की गतिशीलता ताप पदार्थ के कण की यहाँ बेटा डालिएगा कि कण की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, अर्थात ताप बढ़ने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा या गतिशीलता ताप बढ़ने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा या गतिशीलता बढ़ती है, जबकि ताप घटने पर यह कम होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिसमें मैंने आपको आपके घर से, आपके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए मैंने बताया पदार्थ के कण गतिशील हैं। इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, इसका निष्कर्ष आप कैसे निकालेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में यह सही है, तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से बता दिया है। और उसमें से निष्कर्ष निकल के आया क्या, कि अगर किसी भी पदार्थ के कणों में ताप बढ़ेगा,
अगर किसी भी पदार्थ के कण का ताप बढ़ेगा तो उसकी गतिशीलता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और उसके ताप में अगर कमी होगी तो उसकी गतिशीलता या गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी कामना, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आपसे विदा लेना चाहूँगा मैं उधम सिंह। बाय बाय।